Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Matrix by Hashim Zia। तो भाई आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की हमारी क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक्सरसाइज नंबर 5.4 को आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अपने रजिस्टर्स को मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन डिटेल के अंदर लाजमी पूछा जा रहा है। और बड़ी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इसलिए भी क्योंकि इससे शॉर्ट के अंदर भी आ सकता है और डिटेल में तो आएगा आएगा। अच्छा, इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास जो मेनली कॉन्सेप्ट यूज होगा सम की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, कॉन्सेप्ट कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? पार्शियल फ्रैक्शन का। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, क्या नहीं होता, बहुत सारे बच्चों को मालूम ही नहीं होता। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, सारी चीजें हम लोग समझेंगे आज की क्लास के अंदर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्सरसाइज नंबर 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इसके बड़े इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। उसको हम मार्क भी कर सकते हैं पेपर के लिए। तकरीबन हर साल ही पेपर में पूछे जाएंगे ये। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहे हैं। अगेन सबसे पहले नंबर के ऊपर आपसे कहा जाता है फाइंड दी सम ऑफ दी फॉलोइंग सीरीज। और आपको एक सीरीज गिवन है, मैंने आपके सामने वो सीरीज सिंपल तरीके से लिख दी जो आपको क्वेश्चन में दी गई है। तो आपके पास इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, सबसे पहले आपको सीरीज गिवन है, आपसे कहा जा रहा है आपको उसका सम कैलकुलेट करना है। अब अगेन दो बातें आएंगी। सर हमें कैसे पता चलेगा, सर एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन है, 5.2 का क्वेश्चन है, 5.3 का क्वेश्चन है, 5.4 का क्वेश्चन है, सर हम डिफरेंशिएशन कैसे लेकर आएंगे कि भाई ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है? देखो हर अच्छे बच्चे के जहनों में सवाल आने चाहिए। आपने सिर्फ सवाल के रट्टे नहीं मारने। बहुत सारे टीचर्स आपको सवालों के रट्टे लगवा रहे होंगे कि भाई रट्टे मार लो, वैसे मेथड है। अब बच्चे को पेपर में समझ में नहीं आएगा कि कौन सा सवाल कैसे सॉल्व करने, तो रट्टे नहीं मारे जाएंगे भाई। आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। देखो एक्सरसाइज नंबर 5.1 के अंदर जो भी क्वेश्चंस थे वो सिंपल सम ऑफ नेचुरल सीरीज के थे। यानी कि आपके पास सिंपल नेचुरल नंबर्स गिवन थे, आपको उनका सम कैलकुलेट करना था। 5.2 के अंदर जो क्वेश्चंस हमने करे थे वो एक स्पेसिफिक तरह के क्वेश्चंस थे जिनके अंदर एक कॉमन टर्म पूरी की पूरी सीरीज से मल्टीप्लाई हो रही होती थी। 5.3 में जो हमने क्वेश्चंस करे थे उनकी खास बात ये थी कि उसके अंदर कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस या तो एपी की सीरीज फॉर्म करता है या जीपी की सीरीज फॉर्म करता है। और 5.4 की अब कंडीशन क्या है कि 5.4 के अंदर आपको हमेशा जो सीरीज दी जाएगी वो इस तरीके से दी जाएगी कि वो हमेशा डिवीजन के अंदर होगी। किसमें होगी? डिवीजन के अंदर होगी। और उसमें एक से ज्यादा सीरीज गिवन होगी। क्या मतलब कि भाई एक से ज्यादा तरह की सीरीज प्रोडक्ट की फॉर्म में मौजूद होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन को देखने के ऊपर दो बातें समझ में आ रही हैं। पहले नंबर के ऊपर बात क्या समझ में आ रही है कि डिवीजन की फॉर्म के अंदर आपको दो तरह की सीरीज गिवन है। एक ये वाली सीरीज है 1 3 5 वाली, और एक ये सीरीज है 3 5 7 वाली। यानी कि दो डिफरेंट तरह की सीरीज है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। 1.3 का मतलब क्या होता है? 1 × 3 प्लस के साइन के बाद 1/3 × 5 प्लस के साइन के बाद 1/5 × 7। इस तरीके से बात हमारी बढ़ती जाएगी। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि प्यारे शागिर्दों, हमेशा ये बात जहन में रखिएगा, क्वेश्चन देखने के बाद क्वेश्चन को समझ में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ रट्टे मार के चले जाओगे पेपर के अंदर तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको ये नहीं मालूम होगा किस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि आपको डिवीजन के अंदर दो सीरीज या दो से ज्यादा सीरीज प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन होंगी। तो आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया कि यार कोई स्पेसिफिक नंबर तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, या कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस तो एपीजीपी नहीं बन रहा, या कोई सिंपल सीरीज तो नहीं आ रही। मुझे साफ दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा सीरीज डिवीजन की फॉर्म में गिवन है। तो भैया सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या करूंगा, मैं बारी बारी इन दोनों सीरीज को चेक कर लूंगा किस तरह की सीरीज आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो एक सीरीज है इस क्वेश्चन के अंदर वो ये वाली है 1 3 5 वाली, यानी कि जो फर्स्ट टर्म वाली सीरीज आ रही है। यानी कि हर डिनोमिनेटर के अंदर हर जो आपको टर्म गिवन है डिवीजन के अंदर, उसके अंदर जो पहला पहला नंबर आ रहा है उससे अपनी एक सीरीज हम फॉर्म कर सकते हैं कि भाई 1 3 5 इस तरीके से हमारे पास एक सीरीज तो ये आ रही है। अच्छा, और दूसरी सीरीज हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है? दूसरी सीरीज ये वाली होगी जो सेकंड नंबर वाला है, जो सेकंड नंबर हमारे पास आ रहा है। तमाम डिवीजन के अंदर जो टर्म्स गिवन उनमें सेकंड नंबर वाली जो टर्म आ रही है हमारी दूसरी सीरीज आ रही है। ये क्या है? 3 5 7 ये आगे चलता जाएगा टिल एंड टर्म्स। अब सबसे पहले आपको इनकी लास्ट टर्म कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आपको इनकी जनरल टर्म्स कैलकुलेट करनी है। आपको कभी भी सम निकालने आ जाए ऐसी सीरीज का जिसके अंदर डिवीजन में आपके पास एक से ज्यादा सीरीज मौजूद है, तो सबसे पहले नंबर के ऊपर आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले नंबर के ऊपर आप यहां पे फाइंड आउट करेंगे किस चीज को? जनरल टर्म्स को इन इंडिविजुअल सीरीज की। तो भैया पहली वाली सीरीज की जनरल टर्म कैसे निकालूंगा? मुझे साफ दिख रहा है, देखो ये जो सीरीज मेरे पास आ रही है इसमें कॉमन डिफरेंस सिमिलर होगा। 3 - 1 भी 2 होता है, 5 - 3 भी 2 होता है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू है 1 के बराबर, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होगी 2 के बराबर। तो यहाँ पे अगर मैं जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो जनरल टर्म एपी के अंदर क्या होता है? टी एन इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू ए प्लस का n - 1 इंटू डी के बराबर होता है ना भैया?
सिंपल तरीके से ए की वैल्यू क्या है 1, प्लस का साइन एन माइनस का 1, एन माइनस का 1 एज इट इज, क्योंकि हमें लास्ट टर्म तो पता ही नहीं है, और कॉमन डिफरेंस क्या है 2 के बराबर। तो ये आपके पास क्या आ गई सिंपल तरीके से ए एन की वैल्यू। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन होगा तो ऑब्वियसली 1 का 1 एज इट इज, प्लस का 2n माइनस का 2। तो आपके पास फाइनली ये जर्नल टर्म की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई आपके पास 1 माइनस का 2 माइनस का 1, तो ये क्या बन जाएगा 2n माइनस का 1। तो यानी कि आपके पास इस सीरीज की लास्ट टर्म ये आ गई। इसी तरीके से हमारे पास जो हमें दूसरी सीरीज गिवन है उसकी भी लास्ट टर्म जनरल टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आपकी बारी में ए की वैल्यू क्या है 3 के बराबर है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है हमारे पास अगेन 2 ही है, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 के बराबर ही है। और हमें अब इसकी अगर जनरल टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। तो जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है भैया, ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है सिंपली 3 के बराबर, 3 का 3 आ जाएगा, प्लस का एन माइनस वन, एन माइनस वन एज इट इज। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 2 के बराबर। सिंप्लीफाई अगर आप इसे करवा देंगे तो क्या बन जाएगा 2n माइनस का 2। तो सिंपल तरीके से आपके पास an की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 में से 2 गया, आपके पास ये बन जाएगा प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा 2n प्लस का 1। तो आपके पास दूसरी वाली सीरीज की जर्नल टर्म ये आ जाएगी। तो भाई देखो सारे क्वेश्चंस जैसे एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, तो मेरे प्यारे शागिर्दों पैटर्न समझ लीजिए, पैटर्न समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस को जिसके अंदर डिवीजन में एक से ज्यादा सीरीज गिवन होगी, तो सबसे पहले क्या काम करना है, आपने उन इंडिविजुअल सीरीज की जर्नल टर्म्स को कैलकुलेट कर लेना है। जल्दी से मुझे बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, अभी तक हमने कोई क्वेश्चन में कोई मुश्किल काम किया ही नहीं है वैसे बाय द वे। अभी तक तो हमने सिंपल जो है ना मजाक मस्ती का काम, एक छोटा सा काम कर दिया हमने, सिंपल तरीके से क्या कर दिया भैया, जो इंडिविजुअल सीरीज गिवन थी उनकी जर्नल टर्म कैलकुलेट कर ली। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपका जो ओवरऑल कंप्लीट क्वेश्चन है आपको उसकी जर्नल टर्म फॉर्म हो जाएगी। हमारे पास जो कंप्लीट क्वेश्चन आ रहा है उसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, जर्नल टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो भैया मैं मुझे ऑल दो असूली तौर पे चाहिए था कि पहले क्वेश्चन को एक दफा उतारता, उसको इक्वेशन वन का नाम दे देता, पर खैर चलो नहीं उतारो, के मसले की बात नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, नाउ नाउ, यानी कि हम अपने क्वेश्चन को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, नाउ ए एन इज इक्वल टू, नाउ ए एन इज इक्वल टू, यानी कि हम अपने कंप्लीट क्वेश्चन की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, जनरल टर्म, यानी कि इस कंप्लीट क्वेश्चन की जो सीरीज हमारे पास गिवन है, इस कंप्लीट क्वेश्चन की हमारे पास जनरल टर्म क्या आ गई। ये कैसे लिखेंगे, अब इसको लिखने का तरीका देखिएगा, ये लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत मजे का है। कि अगर आप इस अपने कंप्लीट क्वेश्चन के जनरल टर्म लिखना चाह रहे हो तो जरा गौर से देखो, ऊपर आपके पास, ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर क्या चल रहा है, वन ही चल रहा है, ऊपर हमारे पास के तमाम नंबर्स के अंदर वन आ रहा है, तमाम टर्म्स के अंदर ऊपर वन का वन एज इट इज आ गया। और डिवीजन में देखिएगा ये जो दो सीरीज थी आपस में क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी। ये दो सीरीज जो हमारे पास चल रही है बेसिकली आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों सीरीज आपस में नीचे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास इन दोनों सीरीज की जो इंडिविजुअल जनरल टर्म्स आई है इनको हम नीचे डिवीजन में क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, नीचे डिवीजन में क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ जनरल टर्म ऑफ द क्वेश्चन की वैल्यू ये आ जाएगी। जल्दी से सोच के बताइए भाई यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल काम नहीं करा यहां तक मेरा बेटा, सिंपल तरीके से जो क्वेश्चन था ना उस क्वेश्चन की जनरल टर्म्स निकाल ली। जनरल टर्म क्वेश्चन की कैसे निकाली, कि जब आपने इंडिविजुअल सीरीज की जनरल टर्म्स को कैलकुलेट कर लिया, तो जो इंडिविजुअल टर्म्स की सीरीज थी उनकी जगह पे उनकी जनरल टर्म्स को प्लॉट कर दिया, तो हमारे पास ओवरऑल क्वेश्चन की जनरल टर्म आ गई। कि भाई देखो ऊपर चूंकि वन 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 ही आ रहे हैं तो ऊपर वन की जगह पे वन ही आ जाएगा, और नीचे जो हमारे पास पहली वाली इंडिविजुअल सीरीज थी उसकी जनरल टर्म को प्लॉट कर दिया। मल्टीप्लाई क्योंकि देखो दोनों टर्म्स के दरमियान दोनों जो सीरीज आ रही है तो मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई हुआ और फिर दूसरी वाली टर्म की जनरल टर्म को हमने प्लॉट कर दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिंपल वे के अंदर अपने आधे से ज्यादा काम को परफॉर्म कर दिया। अब यहां तक की बात सबको क्लियर है भाई, यहां तक किसी बच्चे को आई डोंट थिंक कोई मसला होना चाहिए। अब यहां से स्टार्ट होगी असल चीज। अब देखो यहां से असल कॉन्सेप्ट क्या है, कि अब आप मुझे अगर इस क्वेश्चन का सम निकालना है तो भाई बाय द वे हम सम निकालने के ऊपर चलो मूव करते हैं। अभी मैं सारी चीजें भूल जाऊँ, अभी सब भूल जाओ, अभी अपने सिर्फ जहन को यूज करो। आपको लोगों ने रट्टे तो लगवा दिए होंगे कुछ लोगों ने कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, बट आप में से बहुत से बच्चों को कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम होगा क्यों ऐसा करना है। तो भाई लेट सपोज हमें निकालना क्या है, सम कैलकुलेट करना है ना, तो आइए सम कैलकुलेट करने के ऊपर जाते हैं। क्या इशू होगा अगर मैं सम कैलकुलेट करने के ऊपर अभी जाऊंगा, तो देखो यहाँ पे मेरे पास जो वेरिएबल बेस टर्म है जिसका सम निकालना है, ये किस में आ रही है, डिवीजन में आ रही है। ये पूरी की पूरी टर्म किस में आ रही है, डिवीजन में आ रही है। आप डायरेक्टली इसका सम निकालने पे मूव नहीं कर सकते। अगर आप इन दोनों ब्रैकेट को सिंप्लीफाई भी करवा दो तब भी आपके पास डिवीजन के अंदर आई हो, डिवीजन
डिवीजन की सीरीज को भी सिंप्लीफाई करवाना आपके लिए अजाब बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरा बेटा? अजाब बन जाएगा। उसको सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना, डिवीजन के अंदर क्यों हमारे फॉर्मुले नहीं होते, हमारे पास सिंपल एन वाले फॉर्मुला चल रहे होंगे। तो फिर क्या करें, इसको इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, किस पैटर्न के ऊपर इसको सॉल्व करें? तो भैया इसीलिए इनको सॉल्व करने का एक मेथड है कि हम यहाँ पे यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड। कि भाई कभी भी हमारे पास इस तरह की टर्म आ जाएगी, इस पे हमें समीशन अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड के ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे। अब बहुत से लोगों ने आपको ये तो बता दिया कि पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है, उन्होंने ये नहीं बताया होगा क्यों अप्लाई करना है। तो भाई क्यों अप्लाई करना है, उसके पीछे रीजन ये है कि डायरेक्टली आप समीशन इनका भी निकाल नहीं सकते। डायरेक्टली समीशन इसलिए निकाल सकते हैं, इनको डिवीजन के अंदर आपके पास एन वाली वैल्यूज हैं, इनको सिंप्लीफाई भी कर लोगे तो बहुत सिंप्लीफाई करने के बाद भी वन बाय डिवीजन के अंदर ही एन आ रहा होगा, तो उसके ऊपर आप सिंपल फॉर्मुलाज को अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए इसीलिए हम लोग इनकी सीरीज को चूंकि वहां पे ओपन नहीं कर पा रहे होंगे, इसीलिए पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और याद रखिएगा हमेशा वेरिएबल बेस वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जो है ना मेरा बेटा, ये आप सेकंड ईयर में आके बहुत डिटेल में पढ़ोगे, मगर फर्स्ट ईयर लेवल के ऊपर भी यह कॉन्सेप्ट मौजूद है, तो इसलिए हम इसको भी सीख रहे होंगे। सही है ना भाई? चूंकि इस एक्सरसाइज के अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज होगा तो इसको हम यहाँ पे सीख लेंगे। मतलब क्या है कि हम चूंकि डायरेक्टली सम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन की मद में सम को अप्लाई करते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीन कॉन्सेप्ट है कि भाई आपके पास कभी भी इस तरह की सीरीज आ जाए तो हम क्या करते हैं, फिर पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सम की वैल्यूज को अप्लाई करते हैं और रिसॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब देखो, आपके लिए चूंकि पार्शियल फ्रैक्शन का लफ्ज नया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, लिटरली बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। कल को जब इंशाल्लाह इंटीग्रेशन पढ़ोगे ना हमसे, तो उसके बाद दुआएं दोगे। पार्शियल फ्रैक्शन आपको आज इतने तरीके से समझा दिया, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कैसे करना है कि आपके पास देखो यहाँ पे जो ये वैल्यू आ रही है, ये जो हमारे पास जनरल टर्म फॉर्म हुई है, इसको आपने सिंपल तरीके से एक दफा एज इट इज उतार देना है। इसको आपने एक दफा क्या करना है मेरा बेटा, एज इट इज सबसे पहले उतार देना है। तो इसको एक दफा जल्दी से एज इट इज उतार देते हैं। तो भाई ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 टू की पावर n माइनस वन इंटू टू की पावर n प्लस वन। अब जरा गौर से देखिएगा, ये जो हमारे पास जो जनरल टर्म फॉर्म हो रही थी, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिख दिया सिंपली। अब इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई के इसका सम कैलकुलेट करवाना है, इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करवा के इसको पहले ब्रेक करवाना है। अब देखो कैसे करवाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई। मेरे प्यारे शागिर्दों, आपके लेवल के ऊपर चूंकि सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है पार्शियल फ्रैक्शन का, तो वो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। देखो सबसे पहले आपको दो बातें मालूम होनी चाहिए। ये जो डिनोमिनेटर में आपको दो वैल्यूज गिवन, इनको हम फैक्टर्स कह सकते हैं ना भाई, फैक्टर्स है हमारे पास। ये क्या आ रही है हमारे पास, इंडिविजुअल फैक्टर्स आ रहे हैं। तो भाई चूंकि अभी ये फैक्टर्स कंबाइंड फॉर्म में है, तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने का पहला स्टेप क्या होता है कि इन दोनों फैक्टर्स को आपने इंडिविजुअल फॉर्म में लिख देना है। अब ये कंबाइंड फॉर्म में है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो हमने क्या करना है, इनको इंडिविजुअल फॉर्म में लिख दिया। इंडिविजुअल फॉर्म में यानी कि अलग अलग करके, और बीच में साइन आ जाएगा प्लस का। अब देखो ऊपर क्या लिखोगे आप, ए के मायने क्या होते हैं, ये ए अननोन कहलाता है। तो ये पहला वाला जो फैक्टर है उसके ऊपर पहला अननोन लेकर आओगे, और दूसरा वाला जो फैक्टर होगा उसके ऊपर आप दूसरा अननोन लेकर आओगे, जिसको आप बी कह सकते हो। आपकी मर्जी है इसको ए कहो, बी कहो, सी कहो, डी कहो, ई कहो, एफ कहो, जी कहो, एच कहो। मगर पार्शियल फ्रैक्शन में जनरल फिनोमेना क्या होता है, हम ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो इनको आप बेशक अपने अननोन भी कह सकते हो, इसको आप अननोन कह लीजिए। सही है ना भाई? तो अभी तक हम लोगों ने क्या काम करा, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने पे जब मूव करें तो सिंपल तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करवा रहे हैं। कैसे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करवाते हैं, देखो देखो, जो आपके पास जो भी टर्म होती है उसे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना होता है। सबसे पहले नंबर के ऊपर उसके डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर्स मल्टीपल की फॉर्म में होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उन तमाम फैक्टर्स को आप इंडिविजुअली ब्रेक कर करके लिखते हो, और फिर हर फैक्टर के ऊपर न्यूमरेटर के अंदर आप अननोन्स को डिफाइन करते जाते हो, ए बी सी डी एफ। लेट सपोज मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ आपके पास एक पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन आ जाए। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। लेट सपोज ये क्वेश्चन आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए आ जाए, तो भाई इस पे पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करोगे? देखो यहाँ पे कितने नीचे फैक्टर्स आ रहे हैं, नीचे चार फैक्टर्स आ रहे हैं, तो यानी कि चार अननोन्स लेने पड़ेंगे। तो पहला वाला फैक्टर क्या है, x, उसके ऊपर एक अननोन आएगा। फिर दूसरा फैक्टर क्या है, एक्स प्लस वन, उसके ऊपर एक अननोन आएगा। फिर तीसरा फैक्टर क्या है, एक्स माइनस टू, उसके ऊपर एक अननोन आएगा। फिर चौथा फैक्टर क्या है, एक्स माइनस थ्री, उसके ऊपर एक अननोन आएगा। तो इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई किया जाता है कि भाई जितने भी आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर्स होते हैं सबको इंडिविजुअल कैपेसिटी में ब्रेक करके लिखते हैं, बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, ऊपर उतने ही अननोन डिफाइंड करते जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं मेरा बेटा? तो ये एग्जांपल मैंने जो आपको दी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी इस बात को समझने के लिए, इसीलिए कॉन्सेप्ट बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है कि भाई ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारी वो वैल्यू थी जो हमारी ओरिजिनल क्वेश्चन की बेस वैल्यू, इसको हमने क्वेश्चन वाली वैल्यू है, और राइट हैंड साइड
के ऊपर वो वैल्यूज को हम सिंप्लीफाई करवाएंगे। ओके, अब सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो भाई सेकंड स्टेप क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करवाने का, सिंपल एलसीएम लेना होता है। तो भाई यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, नीचे वाली टर्म्स नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2n माइनस का 1 एज इट इज इंटू 2n प्लस का 1 एज इट इज। ये जो टर्म है अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बन जाएगा a इंटू 2n प्लस का 1 एज इट इज प्लस का साइन। ये जो 2n माइनस का 1 है ये अपने क्रॉस में जाके क्या हो जाएगी, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ये लेफ्ट हैंड वाली चीज एज इट इज की एज इट इज उतार दीजिए। सही है, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज एज इट इज की एज इट इज उतार दीजिए। ओके, हमने क्या करा, सेकंड स्टेप के अंदर आपने सिंपल यहाँ पे एलसीएम अप्लाई कर दिया। एलसीएम अप्लाई करने से होगा क्या कि भाई नीचे वाली टर्म यहाँ की और यहाँ की हमेशा सेम बनती है, जिसके ऊपर एक कैंसिल आउट हो जाती है। क्या कहा मैंने कि भाई अब हमने करने क्या वाले हैं, हमें सबसे पहले नंबर के ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करवाते हैं। देखो मेरा बेटा, पहला स्टेप क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करवाने का, कि जो भी फैक्टर्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके लिख देते हैं, ब्रेक डाउन करके अननोन डिफाइन करके लिख देते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है, एलसीएम को अप्लाई करना, क्योंकि अब हम बेसिकली इन अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, क्योंकि जब ये अननोन की वैल्यूज आ जाएंगी ना, तभी तो मेरे इस क्वेश्चन का ये जो हमारे पास एक मुश्किल सा क्वेश्चन आ रहा है तभी तो ब्रेक होकर लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले भी अननोन की वैल्यूज को फाइंड करना है। अभी अननोन की वैल्यूज को फाइंड करने का तरीकेकार क्या होता है कि आप सिंपल तरीके से एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लिया, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे एलसीएम लिया, तो बेसिकली नीचे वाली चीज से क्या होगी, कैंसिल आउट हो गई। तो आपके पास क्या वैल्यू बच गई, ये आपके पास बच गया 1 इज इक्वल टू ए इंटू 2n प्लस का 1 प्लस का b इंटू 2n माइनस का 1। बेशक आप इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन अल्फा कह दीजिए, और ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है हम इसको इक्वेशन बीटा कह देते हैं। देखो पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बिलियन डॉलर्स का कॉन्सेप्ट है। ये वाले जो क्वेश्चंस है आपके डिटेल में इसीलिए आएंगे क्योंकि ये अक्सर बच्चे इसको छोड़ के जा रहे होंगे। आपने नहीं छोड़ना, मैं आपको बहुत डिटेल में बहुत मजे से समझा रहा हूँ, आपको सारी बातें क्लियर होंगी। मैं 10,000 दफा बात को रिपीट करूंगा, आपको सारी बात इंशाल्लाह चुटकी बजा के समझ में आ जाएगी। क्योंकि मेरा बेटा अगर आज चॉइस पे छोड़ दोगे, कल को सेकंड ईयर में भी टॉपिक आएगा तो वहां पे भी पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। बेशक वहां पे सीरीज का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, वहां पे इंटीग्रेशन में आएगा, इंटीग्रेशन और टफ है उसके अंदर। तो भाई आपने परेशान नहीं होना, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, वेरिएबल बेस स्कैटर्ड डेटा को हमेशा सिंप्लीफाई करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। क्या तरीकेकार है कि देखो आपके पास ये ओरिजिनल क्वेश्चन था, जो हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया था ना, ये रहा वो। इसको हमने कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना होता है कि भाई जो भी आपके पास डिवीजन के अंदर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, आप उसको ब्रेक डाउन करके हम लिख देते हैं। ब्रेक डाउन कैसे करते हैं कि भाई हर फैक्टर को इंडिविजुअल कैपेसिटी में लिखा जाता है, हर फैक्टर इंडिविजुअल कैपेसिटी में लिखा जाता है, बीच में साइन आता है प्लस का, ऊपर हम साथ साथ अननोन्स लगाते रहते हैं। पहले वाले फैक्टर के लिए ए होगा, दूसरे वाले फैक्टर के लिए बी होगा, आगे कोई फैक्टर होता है उसके लिए सी होता है, फिर डी होता है, फिर ई होता है, सो ऑन। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप में हम सिंपल एलसीएम लेते हैं। तो राइट हैंड साइड वाली चीज होती है, एलसीएम लेते हैं ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यूज होंगी कट जाएंगी और हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन का आना बहुत जरूरी है, ये हर दफा इक्वेशन इस तरह की कोई ना कोई बन रही होगी, सही है ना। इस इक्वेशन से करना क्या है, हमें बेसिकली इस ए और बी की वैल्यू चाहिए। अब हम ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हम अपने फैक्टर्स के ऊपर ही करते हैं भैया। हम कैसे निकालेंगे अपनी ए और बी की वैल्यूज, हम ये काम अपने फैक्टर्स के ऊपर ही करेंगे। कैसे कि यार देखो आपके पास जो यहाँ पे दो फैक्टर्स गिवन है, जो भी आपके फैक्टर्स गिवन होंगे, हम इन फैक्टर्स को बारी बारी जीरो पे सपोज करके अपने पास एन की वैल्यूज निकालेंगे जिसके ऊपर ए और बी की वैल्यूज आ रही होंगी। सर क्या मतलब, सर जरा बात को थोड़ा सा क्लियर करिएगा। मेरा बेटा देखो, आपने यहाँ पे इक्वेशन बना ली, अब इसके बाद काम क्या करना है, आपके पास जो पहला फैक्टर है, देखो ये पहला फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 2n प्लस का 1, इसको आप सिंपल तरीके से जीरो पे सपोज करवा लोगे। इसको सिंप्लीफाई करवाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू प्लस का 1 वहां पे जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव के हाफ के बराबर। ये जो n की वैल्यू नेगेटिव का हाफ आई है, ये सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, इक्वेशन बीटा में प्लॉट करवा देनी है। ये क्या करवा देनी है, सिंपल तरीके से आपने इक्वेशन नंबर बीटा के अंदर प्लॉट। अब मैं इसको यहाँ पे शो भी करवा देता हूं आपको, क्या लिखोगे, नाउ इक्वेशन बीटा, नाउ इक्वेशन बीटा बिकम्स, तो जहां जहां इक्वेशन बीटा के अंदर एन आ रहा है वहां पे आप ये नेगेटिव का हाफ पुट करवा दोगे, तो क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू, ताकि इन दोनों में से किसी एक अननोन की वैल्यू आ जाए। तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 2 का 2 एज इट इज, एन की जगह पे हो जाएगा नेगेटिव का हाफ प्लस का 1 एज इट इज, और आगे क्या हो जाएगा, प्लस का बी एज इट इज का एज इट इज, आगे क्या हो जाएगा, 2 का 2 एज इट इज, एन की जगह पे क्या हो जाएगा, अगेन नेगेटिव का हाफ, आगे क्या हो गया, माइनस का 1, और ब्रैकेट क्लोज का क्लोज कर दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करवा लीजिए तो क्या बन जाएगा, देखो इस 2 से 2 कट गया तो नेगेटिव का 1 प्लस का 1, नेगेटिव का 1 प्लस का 1 क्या होता है, जीरो के बराबर, तो ये जो ए है खत्म हो जाएगा। देखो क्या काम करा, जब आपने जहां जहां एन आ रहा था वहां पे नेगेटिव का हाफ पुट कर दोगे, तो भाई इस नेगेटिव के हाफ से प्लस का मल्टीप्लाई बाय 2 जब हो रहा है तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये नेगेटिव का 1 प्लस का 1 क्या बन गया यहाँ पे, जीरो, तो जीरो इंटू ए क्या हो जाएगा, ये खत्म हो गया। यहाँ पे क्या होगा आपके पास, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा सिंपल तरीके से, देखो इस 2 से 2 भी कट गया, मगर ये नेगेटिव
नेगेटिव का वन क्या हो जाएगा, -2। तो हमारे पास ये क्या आ गया, बी की वैल्यू बी इंटू -2 हो गया। तो अगर मुझे यहाँ से बी की वैल्यू चाहिए तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय -2 के बराबर। बी की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय -2 के बराबर। इस तरीके से सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोगों ने बी को कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से हम लोगों ने सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या कर लिया मेरा बेटा, बी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब ये बहुत सिंपल सी चीज है, देखो इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, आपने हमेशा ये स्टेप करना है। चौथा स्टेप हमारा क्या होता है, तीसरा स्टेप कह लीजिए। तीसरे स्टेप के अंदर जो भी हमें फैक्टर्स गिवन होते हैं उन फैक्टर्स को बारी बारी जीरो पे सपोज करवाते हैं। वहां से आप सिंपल वैल्यूज को निकाल के इसको उठा के अपनी इक्वेशन में बीटा में पुट करेंगे और वहां से आप जो भी आपके अननोन जोन की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे होंगे। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसी तरीके से देखो, अब दूसरा मेरा अननोन क्या है, अभी तो हम लोगों ने पहला अननोन लिया था ना, दूसरा अननोन क्या हमारे पास, दूसरा अननोन है 2n माइनस का 1। तो अब दूसरे अननोन को यूज करेंगे, 2n माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो अब देखिए दूसरा अननोन क्या हमारे पास, 2n माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो अब इसको यूज करेंगे कैसे, कि भाई देखो यहाँ पे माइनस का 1 जब दूसरे पे जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी अब की बारी में, पॉजिटिव का हाफ। भाई देखिए अब यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई इस बारी के अंदर, पॉजिटिव का हाफ आ गई, क्योंकि अब की बारी में हम लोगों ने दूसरे वाले फैक्टर को जीरो के बराबर सपोज करना है। जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सबको हम बारी बारी जीरो पे सपोज करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। उन वैल्यूज को वापस जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास अननोन के आंसर्स आ रहे होते हैं। तो हमें अननोन की वैल्यूज को फाइंड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। तो अब आपने क्या करना है, इस एन की वैल्यू हाफ को उठा के इक्वेशन बीटा में प्लॉट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर बीटा हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी सिंपल 1 का 1 एज इट इज इक्वल टू के बाद a का a। तो देखो 2 का 2 एज इट इज, एन की जगह पे एन की वैल्यू हाफ का हाफ, आगे क्या है हमारे पास, आगे सिंपल तरीके से प्लस का 1 एडिटिस का एडिटिस, फिर आगे प्लस का बी एडिटिस का एडिटिस, और अब की बारी में 2 का 2, एन के अंदर एन की वैल्यू पॉजिटिव का हाफ माइनस का 1। तो भाई देखो क्या हो जाएगा, इस 2 से जब 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो देखो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। तो 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब की बारी में क्या हो जाएगा, बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 में से 2 कट गया तो 1 प्लस 1 क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, 1 इंटू ए इंटू 2। तो आपके पास फाइनली ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ए की वैल्यू बराबर आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2 के। तो इस तरीके से आपको अननोन की वैल्यूज मिल जाएंगी। मैं पूरी बात दोबारा से रिपीट कर देता हूं, देखो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर बहुत आसान सा काम होता है, लोग पता नहीं इसको बड़ा मुश्किल करके बना देते हैं, हालांकि बहुत आसान सी चीज है पार्शियल फ्रैक्शन। देखो ये जो क्वेश्चन है पेपर में इसीलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे एक अलग टॉपिक का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये तभी ये क्वेश्चन एग्जामिनर पेपर में जानबूझ के पूछेगा, तभी जानबूझ के पूछता है और पूछेगा भी, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि अक्सर बच्चों को पार्शियल फ्रैक्शन में मसला होता है। भाई मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, सेकंड ईयर के बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, बट आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो मैं आपको बहुत डिटेल में सारी बात समझा दूंगा। देखो पार्शियल फ्रैक्शन का बेसिक पर्पस क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बेस्ड डिनोमिनेटर बेस्ड फंक्शंस होते हैं ना, जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना। और वो कैसे करते हो मैंने आपको स्टेप नंबर 1 बता दिया कि आप सिंपल तरीके से इंडिविजुअल फैक्टर्स को ब्रेक करके हम लिख देते हैं, जो कंबाइंड फैक्टर्स होते हैं उनको इंडिविजुअल फैक्टर्स की फॉर्म में, अननोन के फॉर्म में लिख देते हैं। अब हमारा सबसे मेन मकसद क्या है कि देखो हमारे पास जो ये ओरिजिनल क्वेश्चन था ना, हमने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जो कंबाइंड फैक्टर्स आ रहे थे हमने उसको इंडिविजुअल फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, और हमने इनके ऊपर अननोन को सपोज कर लिया। तो हमारा मेन पर्पस ये होता है कि हमें इन अननोन की वैल्यूज को फाइंड करना है, ये जो ए है और बी है। जब हमारे पास इन अननोन की वैल्यूज आ जाएंगी तो हम वापस इन अननोन की वैल्यूज को लाके इक्वेशन नंबर अल्फा में डालेंगे, तो फाइनली हमारे पास ये जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था ये हमारे पास सिंप्लीफाइड हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म के ऊपर। तो हमारा ओरिजिनल काम ये होता है। अब इसको करते हैं कैसे, इसको करने का तरीकेकार ये होता है, सबसे पहले आप एलसीएम लेते हो, एलसीएम लेने के ऊपर नीचे वाली टर्म्स हमेशा कैंसिल आउट होंगी, हमेशा कैंसिल आउट होंगी, याद रख लीजिएगा इस बात को। इसके ऊपर आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इस इक्वेशन को आपने अपने पास सेव करके रख लेना होता है। अब करना ये होता है, जब आपने फैक्टर्स का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद इक्वेशन आ गई, अब आपके पास जो फैक्टर्स मौजूद होते हैं, फैक्टर्स का मतलब ये जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज मौजूद हैं, आप इनको बारी बारी जीरो पे सपोज करवाओगे। जीरो पे बारी बारी सपोज इसलिए करवाओगे कि इनके अंदर जो आपके पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप निकालोगे, और फिर उस वेरिएबल को इक्वेशन बीटा में, जो भी इक्वेशन आपने इसका नाम दिया हुआ है, इसमें आप प्लॉट करवाओगे। इससे फायदा क्या होगा, आपके पास अननोन की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जब जाहिर सी बात है आप फैक्टर्स को जीरो पे कंसीडर करवाओगे तो आप, और जब उस वैल्यू को उठा के वापस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास हमेशा एक अननोन की वैल्यू आ जाया करेगी, बाकी सारे अननोन जीरो के बराबर कंसीडर होकर जीरो से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाया करेंगे। इसीलिए देखो हमने पहले इस वाले फैक्टर को जीरो के बराबर कंसीडर करवाया, तो यहाँ से एन की जो वैल्यू आई उसको इक्वेशन में प्लॉट करवा के हमारे पास अननोन बी की वैल्यू आई। फिर हम लोगों ने दूसरा हमारा फैक्टर था उसको जीरो के ऊपर कंसीडर करवाया, यहाँ से दूसरे यहाँ से एन की वैल्यू आई, इस एन की वैल्यू को उठा के इक्वेशन में जब प्लॉट करो तो फाइनली हमारे पास अननोन ए की वैल्यू भी आ गई। जब आपके पास फाइनली अननोन ए अननोन बी दोनों की वैल्यूज आ जाएगी, तब सबसे इंपॉर्टेंट काम है,
तब आप वापस आओगे अपनी इक्वेशन अल्फा पे। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स। तो ये जो हमने काम सीखा है ना, ये काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस के अंदर, पार्शियल फ्रैक्शन वाला। अब आपने करना है क्या, जो आपके पास अननोन की वैल्यूज आई, इस ए के अंदर ए की वैल्यू को पुट कर देंगे, बी के अंदर बी की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये एज इट इज उतार दीजिए एक दफा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस का 1 इंटू 2n प्लस का 1, ये एज इट इज का एज इट इज आ जाएगा। इक्वल टू के बाद देखिए क्या करेंगे, इक्वल टू के बाद सिंपल तरीके से हमारे पास अननोन ए की वैल्यू किसके बराबर आई थी मेरा बेटा, अननोन ए की वैल्यू आई है पॉजिटिव का हाफ और अननोन बी की वैल्यू आई है नेगेटिव का हाफ। तो अननोन ए के अंदर आपने क्या कर देना है, पॉजिटिव का हाफ पुट कर देना है। तो पॉजिटिव का हाफ ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली वो 2 ऊपर से नीचे ही आ जाएगा, इंटू 2n माइनस का 1 एज इट इज। और हमारे पास फाइनली अननोन बी की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव का हाफ आई है। तो ऑब्वियसली सी बात है मेरा बेटा, वो ऊपर से जो 2 लिखोगे अब नीचे ही आ जाएगा ना, तो उसको हम पहले एक बार नीचे लिख देते हैं, इंटू 2n प्लस का 1 एज इट इज। तो इसको अगर तरीके से एक दफा सिंप्लीफाई करके लिख दें तो क्या बन गया, 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस का 1 इंटू 2n प्लस का 1। और देखो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो 2 को एक दफा हम कॉमन ले लेते हैं। तो बेसिकली क्या बन गया, ये बन गया 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस का 1, माइनस का साइन, क्योंकि माइनस का साइन है ऊपर, 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस का 1। ये फाइनली हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट कर लिया और अपने जो क्वेश्चन था उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म पे कन्वर्ट कर दिया। पार्शियल फ्रैक्शन का फायदा क्या होता है कि हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन होता है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म पे आ जाता है। कैसे कि भाई, अगर मैं आपको सिंपल सी बात दिखाऊं कि देखो ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था, ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था जो हमने जर्नल टर्म ओरिजिनल अपनी सीरीज की निकाली थी, ये हमारे ओरिजिनल सीरीज की जर्नल टर्म थी, इसको हमने फाइनली पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर सिंप्लीफाई कर दिया। यानी कि ये जो भी कंबाइंड फैक्टर्स थे इनको हमने इंडिविजुअल फैक्टर्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करा, बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। और ये वो बैक साइड के ऊपर पूरा मेथड है जिसको हमने डिटेल में बैठ के समझा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप अब सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अब इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कि देखो सिंपल सा काम करना होता है, जो भी कंबाइंड फैक्टर्स होते हैं उनको इंडिविजुअल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, पहले आप इंडिविजुअल फैक्टर्स को लिखते हैं, बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, ऊपर अननोन सपोज करते हैं, फिर आप एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके नीचे वाले टर्म्स कैंसिल आउट करते हैं, फिर जो भी फैक्टर्स होते हैं उनको बारी बारी जीरो पे कंसीडर करवा के जो वेरिएबल्स की वैल्यूज आती हैं उनको वापस इक्वेशन में डालते हैं, अननोन की वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। जब अननोन की वैल्यूज आ जाती है उनको वापस इक्वेशन में प्लॉट करवाते हैं और फिर आपके पास फाइनली पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर आ गया। मगर यहाँ पे हमें पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर नहीं चाहिए, हमें सम कैलकुलेट करना है ना भाई। अपने ओरिजिनल क्वेश्चन से मकसद से पीछे नहीं हटना भाई, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे सम। तो यहाँ तक की बात तो आई होप सारे बच्चों को क्लियर होगी, यहाँ तक तो किसी बच्चे को इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है ना भाई, यहाँ तक सारे बच्चों को बात क्लियर है, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, भाई यहाँ तक की बात तो सारे बच्चों को अब क्लियर होनी चाहिए। अब देखो आगे क्या करेंगे, अब जो आगे वाली कहानी है ना वो हर जगह पे सिमिलर रहेगी और वो बड़े मजे की कहानी है, वो भी एक कॉन्सेप्ट बेस्ड कहानी है। क्या अब हमें जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, अब अगेन देखो मुझे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे सम निकालना है। हमारे पास जो हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन का जर्नल टर्म था वो ये था, जिसको हमने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि अब हम फाइनली सिर्फ राइट हैंड साइड को अपनी सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है, समीशन अप्लाई कर देना है, हमें सम कैलकुलेट करना है ना, दोनों तरफ सम की वैल्यू को अप्लाई कर दीजिए, समीशन इधर भी आ जाएगा, समीशन ये इस वाली वैल्यू के ऊपर भी अप्लाई कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस का 1 इंटू 2n प्लस का 1। और समीशन जो है हमारे पास इस पूरी वैल्यू पे भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है तो इसको मैं पहले लिख देता हूं, और समीशन का समीशन, और ये समीशन अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस का 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस का 1 एज इट इज। तो अब हम लोगों ने क्या काम करा भाई, गौर से देख लीजिए, ये हमारे पास लास्ट जो वैल्यू थी उसको हम लोगों ने क्या करा, समीशन को अप्लाई कर दिया, सम कैलकुलेट करना तो दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, समीशन के सिंबल को अप्लाई कर दिया। देखो लेफ्ट हैंड साइड को आपने सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था जिसको हमने सिंप्लीफाई करवा के इस फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब देखो समीशन कैसे निकालेंगे। और बाय द वे अगर किसी बच्चे के जहन में बात आ रही है, सर यहाँ पे भी तो देखें ना, हमारे पर डिनोमिनेटर के अंदर ही एन आ रहा है, तो यहाँ पे भी तो मुश्किल है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है मेरा बेटा, मगर पिछले क्वेश्चंस के अंदर क्या था कि पिछले जो आपने जहाँ पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करे थे ना, जो हमारा ओरिजिनल जो क्वेश्चन था, यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली समीशन अप्लाई करने पे जाते तो इम्पॉसिबल थी, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं, वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अगर आप इस पे अप्लाई करने के ऊपर जाते तो फिर आप सबसे पहले सिंप्लीफाई करते, फिर आप जब अप्लाई करते तो आपके पास एन की नंबर ऑफ टर्म्स आती है जिनको सॉल्व करना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सही है ना मेरा बेटा, समीशन के ऊपर एक सिंगल पेज के ऊपर या एक सिंगल 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर, तो वो चीज इसलिए पॉसिबल नहीं थी, इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड पे सॉल्व किया जाता है कि इससे आसान फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये बहुत आसान बन चुकी है, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो सिंप्लीफाई करने का यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, हमने जो बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करा उससे फायदा क्या हुआ कि हमेशा हमारे पास ये दो टर्म्स की फॉर्म में भी आ गया। अभी हमारे पास क्या हो गया, ये समीशन जो अप्लाई हो रहा है ये खाली इस टर्म पे अप्लाई हो रहा है। अब इस पे समीशन कैसे अप्लाई
होगा। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? कॉन्सेप्ट बहुत ही मजे का है कि भाई हमारे पास समीशन कभी भी दो ऐसी टर्म्स पे अप्लाई हो रहा हो जिनके डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यूज हो, डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स हो, उनका अगर मुझे सम कैलकुलेट करना है ऐसी सीरीज का, तो इसका मैथमेटिक्स के अंदर एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है समीशन का। और वो फॉर्मूला क्या कहता है, मैं उस फॉर्मूले को लिख देता हूं। ये फॉर्मूला कहता है एफ आर, आप इसको आर की जगह पे सी कह लें, एल कह लें, एम कह लें, कोई मसले की बात नहीं है। ये फॉर्मूला कहता है एफ आर इज इक्वल टू एफ फंक्शन वन प्लस का या माइनस का साइन आगे कह लीजिए एफ फंक्शन एन प्लस का वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किस चीज का है मेरा बेटा? ये फॉर्मूला होता है समीशन के अंदर कभी भी हमारे पास ऐसी सीरीज पे समीशन अप्लाई करना हो जो कि डिनोमिनेटर की फॉर्म के अंदर मौजूद है। ऐसी सीरीज के अंदर जब दो टर्म्स आपके पास मौजूद होती हैं तो ऐसी दो टर्म्स का सम कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या डिनोट कर रहा है मैं उसको भी शो कर दूंगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास एफ आर क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं कि भाई इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास ये एफ आर क्या है। मेरे प्यारे शागिर्दों, एफ आर का मतलब क्या है कि आपने सिंपल तरीके से जो भी आपके पास ये जो आपके पास टर्म आई है इसमें जो पहली वाली टर्म है ये हमारे पास क्या कहलाती है? एफ आर टर्म कहलाती है। यानी जो पहली वाली टर्म होती है इसको हम एफ आर बेस्ड टर्म कहते हैं। फर्स्ट टर्म को अपनी क्या कहते हैं? एफ आर बेस्ड टर्म, यानी कि फंक्शन ऑफ आर बेस्ड टर्म। यानी कि आपने सिंपल तरीके से इस टर्म को, ये जो आपकी पहली वाली टर्म है, इसको आपने एक दफा एज इट इज उतार देना है, एज इट उतार देना है। खाली जहां पे एन आ रहा है वहां पे क्या लिखेंगे? आर, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास आर का फंक्शन है ना, तो इस फंक्शन का मतलब क्या? फंक्शन ऑफ आर। तो जहां पे एन आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा? आर माइनस वन। तो जो भी पहली वैल्यू होगी, जो भी पहली वैल्यू होगी उसको अपने पास जहन में बिठाने के लिए याद भी रख लीजिए, जो भी पहली वैल्यू होगी वो हमेशा यहाँ पे आती है एफ आर के तौर पे। तो आपने अब ये काम कर लिया। अच्छा, अब देखो हमें करना क्या है। हमें बेसिकली अपने क्वेश्चन को यहाँ पे इस फॉर्मूले के ऊपर प्रूव करना होता है एक तरीके से। हमें बेसिकली क्या करना होता है कि अब जब मुझे समीशन निकालना है तो पार्शियल फ्रैक्शन से हमें अब प्रॉपर सीरीज डिजाइन नहीं करनी। पार्शियल फ्रैक्शन जो आपको ये आंसर दे रहा है ये आपको 99% सम कैलकुलेट करके दे रहा है, ये आपको सम की जर्नल फॉर्म बना के दे रहा है पार्शियल फ्रैक्शन। हमने सिंपल बस समीशन का सिंबल अप्लाई किया और आपने सिंपली इस फॉर्मूले को लिख दिया। ये फॉर्मूला हमें ये आइडेंटिफाई करके देगा, हमें सिंप्लीफाई करके देगा इस फाइनली इन दो वैल्यूज को भी। ये फॉर्मूले का काम होता है। अब इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज करते हैं? देखो, सबसे पहले आप अपने एफ आर को डिजाइन करते हो। एफ आर क्या होता है? एफ आर हमेशा हमारे पास होता है पहली वाली वैल्यू। एफ आर क्या होती है? हमेशा हमारे पास पहली वाली वैल्यू। अब हमें इस एफ आर के ऊपर वेरीफाई करना है कि आया हमने ये काम सही किया गलत किया है। तो वेरीफाई कैसे करना होता है भाई? वेरीफाई करने का तरीकेकार ये होता है कि भाई देखो, आप सिंपल तरीके से कुछ भी नहीं करोगे। आप सिंपल तरीके से क्या करोगे? आपके पास जो यहाँ पे जहां आर आ रहा है ना वहां पे एन प्लस वन पुट करके चेक कर लीजिए। अगर तो आपके पास इस सेकंड वैल्यू फॉर्म होती है इसका मतलब आपने अभी तक का काम सही किया हुआ है। क्या कहा मैंने? कि अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि आया मेरा काम सही है या गलत है, तो कैसे चेक करूंगा? कि भाई जो एफ आर वाला फंक्शन आ रहा है इसके अंदर सिंपल तरीके से मैं क्या पुट कर दूंगा? एन प्लस का वन आर की जगह के ऊपर। और फिर वेरीफाई करेंगे कि आया मेरा काम जो सेकंड वाली वैल्यू फॉर्म होती है नहीं होती। अगर तो फॉर्म हो रही होगी इसका मतलब अभी तक का सारा काम हम लोगों का सही आ रहा है, कोई मसले की बात नहीं है। तो क्या बन जाएगा? देखो, ब्रैकेट ओपन हो गया, बन जाएगा वन डिवाइडेड बाई टू एन प्लस का टू माइनस का वन है। इट इज टू माइनस वन क्या होता है? वन के बराबर। तो क्या बन गया? वन डिवाइडेड बाई टू एन प्लस का वन, जो कि हमारा ऑटोमेटिकली क्या है? सेकंड फंक्शन है। इसका मतलब हम लोगों का अभी तक का सारा काम सही है। मेरे प्यारे शागिर्दों, दोबारा समझ लीजिए, स्टेप से स्टेप बड़ा क्रूशियल स्टेप है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि देखो यहां तक का काम जो आपने कर लिया ना, अब ये आसान सी बात है, इसको थोड़ा सा जहन में लेकर आओ। आपको यहाँ पे करना क्या है? हमें इस वैल्यू का समीशन लेना है। इस वैल्यू का समीशन क्यों लेना है? क्योंकि हमने जब पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करा अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर, जो कि ये क्वेश्चन था, तो हमारे पास फाइनली इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आया वो ये आया। अब जब इसका समीशन लेने पे जा रहे हैं, देखो इनका समीशन कैसे लिया जाएगा? क्योंकि ये डिनोमिनेटर बेस्ड वैल्यूज हैं। इनका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये कहता है कि भाई एफ इंटू आर फंक्शन इक्वल टू के बाद एफ वन। एफ वन का मतलब है कि पहले फंक्शन में आप वन की वैल्यू को डालेंगे, दूसरे फंक्शन में एफ एन प्लस वन की वैल्यू को डालेंगे। इसको भी हम आगे चल के फॉर्मूले को यूज कर रहे होंगे। मगर फिलहाल सबसे पहले आप यहाँ पे अपने फंक्शन को डिजाइन करते हो, डिफाइन कर देते हो कि भाई आपका फंक्शन क्या है। तो यानी कि सबसे पहले हमने एफ आर को डिफाइन करते हैं। एफ आर क्या होता है हमारे पास? एफ आर हमेशा हमारे पास हमारी पहली वैल्यू होती है। जो भी आपकी पहली वैल्यू होगी उसको आपने एफ आर कहना है। और फिर इस एफ आर के अंदर ये जो आपकी एफ आर है इसके अंदर आर की जगह पे आप सिंपल एन प्लस वन पुट करके चेक करेंगे जहां जहां आर होगा। तो उससे अगर तो आपके पास सेकंड वैल्यू बन गई तो इसका मतलब आपका अभी तक का सारा काम सही चल रहा है। आई होप यहां तक की बातें सबको क्लियर हो गई होगी। अब देखो सॉल्व किस तरीके से फर्दर इसको करना है। ये वाली जो बात हम लोगों ने करी तो खाली वेरीफाई करवाने के लिए होती है। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप अपने एफ आर को आइडेंटिफाई करते हो। ये एफ आर हमें सॉल्व करके देगा सारी वैल्यूज को। आपने सबसे पहले फॉर्मुला लिख दिया, एफ आर इज इक्वल टू एफ इंटू वन माइनस का एफ
n प्लस का 1। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंपल तरीके से आपको मैं बता चुका हूं ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर सीरीज आ रही हो, डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स आ रहे हो, जिनके ऊपर समीशन अप्लाई करना है, दो टर्म्स हो, उनके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होता है। अच्छा, इस फॉर्मूले में सबसे पहले आपने एफ आर को यानी कि एफ इंटू आर बेस फंक्शन को डिफाइन कर दिया। और ये कैसे डिफाइन करते हैं, ये हमेशा कौन सी वाली वैल्यू होती है, पहली वैल्यू के ऊपर आ रहा होता है। यानी कि ये कौन सी वैल्यू को डिफाइन करता है, पहली वैल्यू को डिफाइन करता है। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि अब हमें इस फॉर्मूले को ओपन करवाना है। ये जो फॉर्मूला है एफ आर वाला, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है मेरा बेटा, ये फॉर्मूला हमसे बहुत सिंपल सी बात कह रहा है। कहता है कि सबसे पहले अपने फंक्शन के अंदर इनपुट दो 1 का। देखो इसके अंदर एफ इंटू वन के मायने क्या, इनपुट देना है 1 का। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहता हूं कि यार आपके पास एफ इंटू टू लिखा हुआ है, भाई एफ इंटू टू के मायने क्या होते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन होता है उसमें आप टू पुट करवाते हो। भाई अगर आपको फंक्शंस नहीं मालूम, चलो मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ आपके पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, मैं आपसे कहता हूँ कि बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ इंटू टू। इसका मतलब ये कि आपने इसके अंदर डोमेन अपना इनपुट 2 देना है, तो आंसर क्या होगा, आपके पास 4 होगा। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ एक्स माइनस का 1 एक फंक्शन है, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इसके अंदर एफ इंटू माइनस के 3 की वैल्यू बताइए। इसका मतलब क्या है कि जहां जहां फंक्शन के अंदर इनपुट है वहां पे आप नेगेटिव का 3 डालोगे, ताकि आपका आंसर आ जाए इस फंक्शन एफ इंटू नेगेटिव 3 के ऊपर। सेम गोज फॉर हियर कि एफ इंटू वन का मतलब क्या है कि जहां जहां आपके पास एफ इंटू आर का फंक्शन है उसमें आपने आर की जगह पे 1 पुट करना है। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू टू, और 1 का 1 आर की जगह पे माइनस का 1 एज इट इज। है ना भाई, आगे क्या देखो माइनस का साइन आगे एज इट इज। अब इस सिंबल का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया तुम्हारे पास जहां जहां तुम्हारा ये एफ आर का फंक्शन आ रहा है, वहां पे आर की जगह पे तुमने क्या पुट करना है, एन प्लस वन। देखो इसके अंदर इनपुट क्या गिवन है आपको, एन प्लस वन। तो जहां जहां आर आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा, एन प्लस वन आ जाएगा। तो क्या बन गया, 1/2, इस आर की जगह पे क्या आ जाएगा, एन प्लस का 1 माइनस का 1 एज इट इज। तो इसको सिंप्लीफाई अगर आप करवा लीजिए तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 1। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2n प्लस का 2 माइनस का 1। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, 1 माइनस का 1/2n प्लस का 1। तो अगर आप इसके यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट कर लें, तो एलसीएम कैलकुलेट करने पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2n प्लस का 1। इधर क्या हो जाएगा, 2n प्लस का 1 माइनस का 1। सिंप्लीफाई करवा दोगे तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2n/2n प्लस का 1। तो ये आपके पास आपकी फाइनली एफ आर की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, आपके एफ आर की। अब इसको वापस आप अपनी ओरिजिनल क्वेश्चन में डाल दो कि भाई हमारे पास फाइनली हमारे जो समीशन के अंदर वैल्यू किसके बराबर आ गई, एफ आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई। जो वैल्यू आई है वो इस समीशन की जगह पे पुट कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा फाइनली 1/2 एज इट इज का एज इट इज। देखो यहाँ पे 1/2 जो बाहर मौजूद था एज इट इज का एज इट इज, और ये समीशन इंटू 1/2 माइनस का 1 माइनस का 1/2 प्लस 1, इसके समीशन के ऊपर हमने फॉर्मुला अप्लाई करके इसकी वैल्यू क्या निकाल ली, ये आ गई 2n/2n प्लस का 1। तो इस 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा n/2n प्लस 1। फाइनली फाइनली इस क्वेश्चन का सम आ गया। देखो मैं पूरे क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। हो सकता है किसी बच्चे को परेशानी हो रही हो, तो मैं उसके लिए पूरी चीज रिपीट कर देता हूँ। देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा लंबा मेथड है, बट बिलीव मी बहुत इजी आपको लगेगा इंशाल्लाह। अब ये दूसरा क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत इजी लगेगा। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया कि यार क्वेश्चन किस पैटर्न का आ रहा है। डिफरेंट सीरीज गिवन है डिनोमिनेटर के अंदर, आपने पहली वाली सीरीज की जनरल टर्म अलग फाइंड करी, दूसरी वाली सीरीज की आपने जनरल टर्म को अलग कैलकुलेट करी। मैंने मार्क भी कर लेता हूँ सिंपल तरीके से, दूसरी वाली सीरीज जनरल टर्म आपने अलग कैलकुलेट करी। उसके बाद आपने दोनों जनरल टर्म्स को उठा के अपने मेन क्वेश्चन के अंदर पुट करा, ताकि आपके पास ओवरऑल की जनरल टर्म आ जाए। अब ये जो ओवरऑल जनरल टर्म आएगी ना, इसके ऊपर डायरेक्टली हम लोग सम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड अप्लाई करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड बहुत सिंपल होता है, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया ऑलरेडी, बार बार रिपीट करके। कि हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन होगा उसको इंडिविजुअल डिनोमिनेटर्स में ब्रेक करेंगे, ऊपर अननोन सेलेक्ट करते हैं, और फिर सिंपल तरीके से एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेने के बाद इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, देन उन इंडिविजुअल फैक्टर्स को बारी बारी जीरो पे कंसीडर करवा के आप अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालोगे, और फिर वापस इक्वेशन में पुट करके आपके पास फाइनली अननोन की वैल्यूज आ जाएंगी। जब ये अननोन की वैल्यूज आ जाएंगी तो आप इनको वापस अपने इक्वेशन में पुट करवाना है, तो आपके पास फाइनली आपका पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट सॉल्व हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन वाले पार्ट्स को सिंप्लीफाई करने का फायदा क्या हुआ, पार्शियल फ्रैक्शन वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करने का देखो फायदा ये हुआ कि आपके पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन मौजूद था, ये जो आपको ओरिजिनल जनरल टर्म मौजूद थी, आपने इस जनरल टर्म को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये जो काम था ना, ये जो इतना सा काम था कि ये यहां से यहां पे ले जाने वाला, ये काम पार्शियल फ्रैक्शन करता है। तो देखो वो चीज बहुत आसान हो गई। हो सकता है किसी बच्चे को इस वाले स्टेप पे प्रॉब्लम हो रही है, यहां से आगे हम लोगों ने क्या किया, देखो यहां से आगे जो काम है वो फिक्स काम है कि हमने करना क्या, यहां से आगे ये देखो आपके पास चूंकि आंसर में अब दो सीरीज फॉर्म हो रही है, हमने जब समीशन को अप्लाई किया, देखो यहाँ पे समीशन इस सीरीज पे भी अप्लाई हो रहा है, इस सीरीज पे भी अप्लाई हो रहा है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, डिनोमिनेटर में ऊपर आप डायरेक्टली सीरीज के ऊपर समीशन अप्लाई नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर के ऊपर आप डायरेक्टली अपने वेरिएबल्स के ऊपर समीशन को अप्लाई नहीं कर सकते। समीशन के मायने क्या है, सीरीज ओपन करना, सीरीज का सम पे कैलकुलेट करना, समीशन होता है कैसा कैलकुलेट करना। तो उसको करने के लिए हमारे पास समीशन में एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमसे कहता है कि कभी भी अगर आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर दो पर्टिकुलर वैल्यूज आ रही हो जिनका आपको सम कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये कहता है कि भाई लेट सपोज एफ एन कह लो, एफ आर कह लो, एफ
एन इज इक्वल टू एफ आर इज इक्वल टू एफ फंक्शन 1 माइनस का एफ फंक्शन एन प्लस 1। इसके अंदर सबसे पहले अपने एफ फंक्शन आर को डिफाइन कर दो। एफ फंक्शन आर के मायने क्या होते हैं कि जो भी आपके पास जिन सीरीज का आपको जिनके ऊपर आपको समीशन अप्लाई करना है, जो डिनोमिनेटर बेस्ड टर्म्स है, उनमें से जो पहली वाली टर्म होती है वो हमारा प्राइमरी फंक्शन बनता है। एफ आर का मतलब क्या, प्राइमरी फंक्शन, वो हमारा प्राइमरी फंक्शन बन जाता है। और फिर इस प्राइमरी फंक्शन के ऊपर हम इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करवाते हैं। ये जो प्राइमरी फंक्शन हम डिफाइन करते हैं दोनों टर्म्स में से, जो पहला वाला फंक्शन होता है वो हमेशा हमारा एफ आर होता है। एफ आर का मतलब प्राइमरी फंक्शन, और उस प्राइमरी फंक्शन के ऊपर हम ये दोनों इनपुट्स देते हैं जो कि हमारे समीशन का शॉर्ट ट्रिक होती है। समीशन निकालने का एक तरीकेकार होता है, एक फॉर्मूला होता है कि आप सिंपल तरीके से क्या करोगे, सबसे पहले इस एफ आर के अंदर आप F1 का फॉर्मूला ओपन करोगे। F1 का मतलब कि जहां जहां आर आ रहा है इनपुट आप वहां पे 1 का दे दोगे तो आपको ये वैल्यू ओपन हो गई। फिर माइनस का साइन इस फॉर्मूले का एडिट आ जाएगा। फिर आगे क्या, f इंटू एन प्लस वन। एफ इंटू एन प्लस वन का मतलब क्या है, जो प्राइमरी फंक्शन है उसके अंदर n प्लस वन का इनपुट देना। तो जहां जहां वहां पे आर आ रहा है, इनपुट आ रहा है, वहां पे n प्लस वन पुट कर दोगे। फिर उसको सिंप्लीफाई करवाया, बेसिक एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे आपके पास एफ आर की वैल्यू आ गई। ये एफ आर क्या था, आपके पास फाइनली सम आ गया, समीशन आ गया। तो आपने जहां पे समीशन की वैल्यू थी आपने वहां पे एफ आर की वैल्यू को पुट कर दी। क्योंकि इससे पहले 1/2 भी आ रहा था, अक्सर बच्चे इसको भूल जाते हैं भाई, जिससे पहले 1/2 भी आ रहा था तो आपने 1/2 के साथ उसको पुट करना है, सिंप्लीफाई करवाना है। तो फाइनली पूरे क्वेश्चन का आपके पास सम आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। देखो हो सकता है दिखने में आपको बड़ा मुश्किल लग रहा हो, मगर है ये बहुत आसान चीज, लिटरली बहुत आसान क्वेश्चन है। बात को एक और क्वेश्चन पे समझेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप में से कोई बच्चा परेशान हो रहा है, बिल्कुल हौसला रखो, ठंडी सांस भरो। अभी मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा भैया। अभी हम इसको बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, चूंकि आप पहला क्वेश्चन आप देख चुके हो तो अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल चुटकी बजा के हलवा बनेगा भाई, चुटकी बजा के हलवा। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन को पहचानना है। क्वेश्चन को पहचानना कैसे, मुझे साफ दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में कोई भी मल्टीपल टर्म नहीं आ रही, कॉमन टर्म नहीं आ रही, जो तमाम टर्म से मल्टीप्लाई हो रही हो। 5.2 का क्वेश्चन नहीं है। 5.3 की क्या खास बात थी कि भाई आपके पास कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो एपी की सीरीज फॉर्म करता है, जीपी की वो भी चीज नहीं आ रही, और सिंपल सीरीज भी नहीं है तो वो भी फेल हो गया। इसका मतलब आपने सिंपल तरीके से आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि आपको डिवीजन बेस्ड सीरीज गिवन है। डिवीजन बेस्ड सीरीज की पहचान है हमारे पास 5.4 के क्वेश्चंस की। क्या आपने करोगे क्या, आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई आपके पास दो डिफरेंट तरह की सीरीज मौजूद है। हमारे पास जो पहली सीरीज है, अच्छा सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा उतार देंगे अच्छे बच्चों की तरह। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या करेंगे मेरा बेटा, क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर लेंगे, ताकि हमारे लिए बात जरा देखना बड़े आसान हो जाए ना, हमारे लिए आसान आसान चीज हो जाए भाई, मासूम सी चीज हो जाए। तो हमने क्वेश्चन को एक दफा उतार लिया, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब आपने करना है क्या, देखो यहाँ पे आपके पास दो तरह की सीरीज आ रही है, तो आपने दोनों सीरीज को अलग अलग कर लें। जो पहली वाली सीरीज आ रही है, यानी कि जो पहले नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिनोमिनेटर के अंदर, उनको हम पहली सीरीज का नाम दे देते हैं। लेट सपोज ये आ रहा है 1,5,9, 1,5,9, डॉट डॉट डॉट। और जो दूसरी सीरीज आ रही है वो कौन सी, वो बाद वाले नंबर्स की है, 5, 9 और 13 वाले, 5, 9 एंड 13 वाले नंबर्स की। और अगेन ये कॉमा कॉमा डॉट 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 आगे बढ़ता जा रहा है। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है। कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशियो क्या आ रहा है हमारे पास, मुझे साफ देख रहा है हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है। कॉमन डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है मेरा बेटा, बहुत सिंपल चीज है कि कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, 5 में से 1 गया, 4 के बराबर आ रहा है। तो हमारे पास सिंपल तरीके से फॉर्मुला अगर आप अप्लाई करने के ऊपर जाओगे तो कौन सा फॉर्मुला अप्लाई करोगे, जनरल टर्म फॉर्मुला। जनरल टर्म फॉर्मुला सबको आता है, बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, बट चलिए लिख देता हूँ। क्या फॉर्मुला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। सिंपल तरीके से भैया क्या बन गया, ए एन का ए एन, ए प्लस का ए की वैल्यू क्या है 1, प्लस का एन माइनस वन, एन क्या है एन माइनस वन ही रहेगा। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 4 का 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 1 का 1 प्लस का 4 एन माइनस का 4। तो क्या बन जाएगा आपके पास, पहला जनरल टर्म की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 4n माइनस के 3 के बराबर। तो an की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4n माइनस के 3 के बराबर आ गई। ओके, इसी तरीके से यहां से भी सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा, देखो हमारे पास सिंपल तरीके से ए की वैल्यू है 5 के बराबर, और यहाँ पे हमारे पास क्या है भैया, 9 में से अगर 5 निकालूं तो इत्तेफाक से यहाँ पे भी 4 ही आएगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस। 13 में से 9 निकालूं तब भी 4 ही आएगा। तो यहाँ से भी सिंप्लीफाई अगर हम करवा दें तो क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 5 के बराबर, प्लस का एन माइनस वन, एज इट इज कॉमन डिफरेंस क्या है 4 है। तो क्या बन गया, 5 का 5 प्लस का एन माइनस का, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 4 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4n माइनस का 4। तो 5 में से अगर 4 निकालूंगा तो प्लस का 1 बचेगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल तरीके से ये हो जाएगा 4n प्लस का 1। तो आपके पास यहां से जो जनरल टर्म आ रही है, यानी कि लास्ट टर्म की वैल्यू आ रही है दूसरी सीरीज की, वो आ रही है 4n प्लस का 1। तो इस तरीके से सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने दोनों टर्म्स की, दोनों सीरीज जो आपको गिवन है, इंडिविजुअल दो डिफरेंट सीरीज जो आपको गिवन है, आपने उनके लास्ट टर्म्स को कैलकुलेट कर लेना है। अब देखो, अब जब आपने ये वाला काम कर लिया, सबसे आसान काम है क्वेश्चन का, उसके बाद आपने ओरिजिनल क्वेश्चन की जनरल टर्म लास्ट टर्म निकाल लेनी है। वो कैसे निकालोगे, देखो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन की लास्ट टर्म किसके बराबर आ जाएगी, ऊपर देखो, ऊपर चूंकि सबके अंदर वन 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 आ रहे हैं तो ऊपर तो 1 का 1 ही रहेगा। अब जो हमारे पास ये पहली
पहली वाली सीरीज थी, जो पहली वाली पूरी सीरीज थी, इसकी लास्ट टर्म को हम सबसे पहले लिख देंगे। आपने ऐसा नहीं करना कि भाई इसकी वैल्यू को पहले लिख दिया, इसकी वैल्यू को बाद में लिख दिया, ऐसा कोई फनकारी नहीं करनी, हमेशा लाइन वाइज। देखो जो पहली वाली सीरीज आपको गिवन है उसके अंदर जो हमारे पास लास्ट टर्म उसकी आई है वो क्या आई है, 4n-3, और जो हमारे पास दूसरी वाली सीरीज थी उसकी लास्ट टर्म किसके बराबर आई है, 4n+1। तो ये हमारे पास फाइनली हमारे कंप्लीट क्वेश्चन की जर्नल टर्म आ गई। मगर इसको ऊपर डायरेक्टली सम का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि देखो अभी ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है, डायरेक्टली सम का फॉर्मूला किसी सूरत अप्लाई हो ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन पे सिंप्लीफाई करवाएंगे। तो आप इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। नाउ बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। बहुत आसान सा मेथड है भाई, ये तो हलवा बन जाना चाहिए अब आप लोगों के लिए, हलवा इंशाल्लाह बन जाना चाहिए। कैसे लिखोगे, देखो सिर्फ आपके पास जो इक्वल टू के बाद वाली चीज है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या चीज है, 1/1 4n-3 इंटू 4n+1। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या कहता है, सारे बच्चे इधर अटेंशन दे दो भाई, सब भूल जाओ। देखो भाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या कहता है, ये आपसे कहता है कि भाई डिनोमिनेटर के अंदर जो भी आपके पास इंडिविजुअल फैक्टर्स हो, आपने क्या करना है, बारी बारी उन फैक्टर्स को एज इट इज लिख देना है। बारी बारी हमने क्या करना होता है, फैक्टर्स को इंडिविजुअली लिखना होता है, अलग अलग करके। इंडिविजुअली का मतलब अलग अलग होता है, सही है ना। तो यहाँ पे देखो पहला फैक्टर क्या है, 4n-3, उसको मैंने अलग करके लिख दिया। दूसरा फैक्टर क्या है, 4n+1, उसको मैंने अलग करके लिख दिया। अब जो पहला वाला फैक्टर है उसके ऊपर पहला अननोन दे दूंगा मैं a, दूसरे वाले फैक्टर के ऊपर दूसरा अननोन दे दिया जाएगा b। आप हमेशा लाइन वाइज चलते हैं, तो पहले वाले फैक्टर के ऊपर फर्स्ट अननोन a, दूसरे वाले पे दूसरा अननोन b। इसको आप बेशक अपनी इक्वेशन अल्फा कह दीजिए, इसको आप अपनी इक्वेशन नंबर अल्फा कह दीजिए। अब ये हमारा पहला स्टेप हो गया कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर सिंप्लीफाई करवा दिया, ब्रेक डाउन करवा दिया। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई थोड़ा करवाएंगे, कैसे, कि आप यहाँ पे एलसीएम लेते हो, तो ये वाली जो वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी 4n-3 इंटू 4n+1 एज इट इज का एज इट इज। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, नीचे वाली टर्म्स नीचे मल्टीप्लाई होंगी मेरा बेटा, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होंगी, ये टर्म अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगी, सही है ना मेरा बेटा। तो आपने एलसीएम यहाँ पे ले लेना है। एलसीएम लेने से हमेशा याद रखिएगा ये वाली टर्म इस टर्म से हमेशा कैंसिल आउट होगी, हमेशा। तो क्या बन गई इक्वेशन आपके पास, ये बन गई 1 = a इंटू 4n+1 प्लस का b एज इट इज का एज इट इज इंटू 4n-3, सही है ना भाई। अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर बीटा आ गई फाइनली, ये क्या आ गई आपके पास फाइनली, इक्वेशन नंबर बीटा। अब आपने करना है क्या, जब आपने कैंसिलेशन करवा दी, एलसीएम ले लिया, तब हम बारी बारी इन इंडिविजुअल फैक्टर्स को जीरो के बराबर सपोज करेंगे, बारी बारी। तो पहला फैक्टर देखो क्या है, 4n+1, इसको जीरो के बराबर कंसीडर कर लीजिए। तो 4n+1 जो फैक्टर आ रहा है इसको आप जीरो के बराबर कंसीडर कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, n की वैल्यू +1, देखो वहां पे जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये 4 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इस तरीके से हमें n की वैल्यू मिल गई। इससे फायदा क्या होगा, आप इस n की वैल्यू को डालकर इक्वेशन नंबर बीटा में प्लॉट करवाएंगे, ताकि हमें a और b में से किसी की भी वैल्यू आ सके। तो देखो 1 का 1 तो एज इट इज, a का a एज इट इज, तो आगे क्या है 4n+1, तो 4 का 4 एज इट इज, n में क्या आ जाएगा, -1/4, जहां जहां इसको अब इक्वेशन बीटा में n आ रहा है वहां पे नेगेटिव का 1/4 पुट करना है। तो प्लस का 1 एज इट इज, आगे क्या है, प्लस का b एज इट इज का एज इट इज, आगे 4n का 4n, तो देखो n की वैल्यू क्या है, नेगेटिव का 1/4, आगे आ गया -3 एज इट इज का एज इट इज, तो देखो 1 का 1 एज इट इज, इस 4 से 4 कट गया, तो क्या बन गया, नेगेटिव का 1 प्लस का 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर बन गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन 4 से 4 कट जाएगा, तो -1 -3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव का 4, नेगेटिव का 4। तो a इंटू 0 तो कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास यहाँ से b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी भैया, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/-4, b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/-4 के बराबर आ गई b की वैल्यू। इसी तरीके से आपने दूसरा जो फैक्टर हमारा गिवन है, ये रहा दूसरा फैक्टर, इसको भी 0 के बराबर कंसीडर करना है। तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा कंसीडरिंग 4n-3 इक्वल टू 0। तो इससे फायदा क्या होगा, आइए देख लेते हैं भाई। n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 3 जब वहां जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, ये 4 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब जहां जहां हमारे पास ये वैल्यू आ रही है इसको हम प्लॉट करवा देंगे इक्वेशन नंबर बीटा के अंदर। तो भैया देखो इक्वेशन नंबर बीटा हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर बीटा हमारी बन जाएगी 1 = a का a एज इट इज 4n, n के अंदर n की वैल्यू दैट इज 3/4, प्लस का 1 एज इट इज, प्लस का b एज इट इज का एज इट इज, आगे क्या है 4n-3, तो n के अंदर n की वैल्यू दैट इज 3/4 माइनस का 3 एज इट इज। सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, देखो 4 से 4 कट गया, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो क्या हो गया, a का a 3 + 1 4 होता है, और इधर देखो 4 से 4 जब कटेगा तो 3 - का 3 0 हो जाएगा, तो b पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास डायरेक्टली a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/4 के बराबर आ जाएगी। इस तरीके से हम लोगों ने अपने अननोन्स को
को कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा मेरा बेटा, अपने फाइनली अननोन्स को कैलकुलेट कर लिया। जब आपने अपने अननोन्स को कैलकुलेट कर लिया ना, अब आपने काम क्या करना है, अब आपने जो काम करना है वो बड़ा बिलियन डॉलर्स का बड़ा आसान सा काम है, वो मुश्किल काम नहीं है, वो बहुत सिंपल चीज है मेरा बच्चा। क्या करेंगे, सिंपल तरीके से हम लोग अब बहुत बेसिक अंदाज में, बहुत बेसिक अंदाज के अंदर हम अपना काम सिंप्लीफाई करवाने पे चले जाते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करवाने पे जाएंगे, देखो सिंपल तरीके से दोनों वैल्यूज को डाके आप इक्वेशन नंबर बी में प्लॉट कर दोगे, दोनों वैल्यूज को डाके आप इक्वेशन नंबर बी में प्लॉट करवा दोगे। जो भी हमारे पास ए और बी की वैल्यू आई है, इनको सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन अल्फा में प्लॉट करवा देना है। तो भाई देखिए, आपके पास ए की वैल्यू आई है नेगेटिव 1/4 और बी की वैल्यू आई है नेगेटिव का 1/4। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि हमारी ये इक्वेशन अल्फा क्या बन जाएगी, इसको मैं इस लाइन पे यहाँ पे शो करके दिखा रहा हूँ ताकि आपकी नजर क्लियरली नजर आ जाए। तो इक्वेशन नंबर अल्फा, भाई देखो इक्वेशन अल्फा के अंदर अब हमारी क्या बन जाएगी, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देंगे मेरा बेटा, तो 1/4n-3 इंटू 4n+1 एज इट इज रहेगा, इक्वल टू के बाद देखो जहां पे a है और जहां पे b है, वहां पे हम सिंपल तरीके से उनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लस का 1/4, तो भाई 4 ऑब्वियसली चूंकि 1/4 है तो 4 नीचे डिवीजन में आ जाएगा, और पहले से क्या मौजूद है 4n-3 नीचे एज इट इज का एज इट इज। इसी तरीके से आगे देखिए, प्लस का साइन एज इट इज का एज इट इज। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, नेगेटिव का 1/4, तो बी की जगह पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 1/4 एज इट इज का एज इट इज, और पहले से नीचे क्या मौजूद था हमारे पास, पहले से नीचे मौजूद है इसको ऐसे करके लिख लो 1/4n+1। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दूं, थोड़ा आसान भाषा में लिख दूं ताकि हमारे लिए बातों को समझना आसान हो जाए, तो क्या बन जाएगा 1/4n-3 इंटू 4n+1। ये तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी जिसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करवाया, तो पार्शियल फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करवा के फाइनली हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो भाई ये 1/4 चूंकि कॉमन आ रहा है, तो एक ही दफा कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं, तो ब्रैकेट में क्या आ गया, 1/4n-3 माइनस का 1/4n+1। ये फाइनली हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के बाद आंसर आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के बाद जो हमारे मेन क्वेश्चन की जनरल टर्म थी, उसको हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर ब्रेक करवा दिया। अब अगर इसका हमें सम कैलकुलेट करना है, तो सम कैलकुलेट करने का तरीकेकार क्या है, समीशन को अप्लाई करेंगे। सम कैलकुलेट करने का तरीकेकार क्या है, सारे बच्चों को मालूम है कि क्या करेंगे मेरा बेटा, समीशन को अप्लाई करेंगे। तो एक दफा समीशन का सिंबल इस तरफ भी अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4n-3 इंटू 4n+1, और इस तरफ क्या हो जाएगा, इधर भी समीशन अप्लाई हो जाएगा। तो भाई 1/4 चूंकि कांस्टेंट टर्म है, तो इसको एज इट इज रहने देंगे, और समीशन यहाँ पे इस पूरी टर्म पे अप्लाई हो जाएगा, 1/4n-3 माइनस का 1/4n+1। सही है ना भाई। अब हम लोगों ने बेसिकली यहां तक का काम सबको समझ में आ गया कि आपने जो आपके पास स्टैंडर्ड टर्म मिली थी, जो आपको जनरल टर्म मिली थी, इंडिविजुअल सीरीज को लेने के बाद उनको कंबाइन किया तो पूरी सीरीज की जनरल टर्म आई थी, उसके ऊपर जब पार्शियल फ्रैक्शन को हमने अप्लाई करवा दिया तो हमारे पास फाइनली ये स्टेज आ गई। अब हमने इस पे समीशन को अप्लाई कर दिया, तो अब देखो इस टर्म के ऊपर समीशन अप्लाई करने का तरीकेकार क्या है। कभी भी अगर हमारे पास समीशन ऐसी दो टर्म्स पे अप्लाई हो रही है जो डिनोमिनेटर बेस्ड टर्म्स हैं, उनमें वेरिएबल है, तो ऐसी दो टर्म्स पे समीशन अप्लाई करने के लिए हमेशा हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये फॉर्मूला क्या होता है बेटा, याद रखिएगा, फॉर्मूला आपके पास उस तक समीशन यूज करने के लिए होता है जब डिनोमिनेटर के आपके पास डिनोमिनेटर में आपके पास वेरिएबल बेस्ड वैल्यूज हो और हमें सिंपल तरीके से ऐसी सीरीज का समीशन लेना हो। तो क्या फॉर्मूला होता है, एफ आर इज इक्वल टू एफ फंक्शन 1 माइनस का एफ फंक्शन n+1। सबसे पहले यहाँ पे एफ फंक्शन आर को डिफाइन कर दोगे। एफ फंक्शन आर क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन कौन सा होता है, याद रखिएगा इन दोनों फंक्शन में से हमेशा जो पहला वाला फंक्शन होता है प्राइमरी फंक्शन होता है। इसमें अपने फॉर्मूले को हम यूटिलाइज करवाते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है, 1/4n-3, तो ये हमारा प्राइमरी फंक्शन आ गया। अब करना क्या है, सिंपल फॉर्मूले को यूज करेंगे। देखो एफ आर का एफ आर एज इट इज, पहले फॉर्मूले क्या कह रहा है, फॉर्मूला हमसे कह रहा है f/1। f/1 का मतलब क्या है कि जो आपका प्राइमरी फंक्शन है उसमें जहां जहां n आ रहा है वहां पे इनपुट क्या देना है, 1 देना है। तो क्या बन जाएगा 1/4 इंटू 1 माइनस का 3। सही है ना मेरा बेटा। आगे माइनस का साइन देखो एज इट इज। आगे ये फॉर्मूला क्या कहता है, फंक्शन n+1, यानी कि जो आपका प्राइमरी फंक्शन है उसमें जो भी आपका इनपुट है उस इनपुट में क्या करना है हम लोगों ने, इनपुट के अंदर हमने सिंपल n+1 देना है। इनपुट में क्या देना है हम लोगों ने, n+1 देना है। सही है ना भाई। तो सिंपल तरीके से इनपुट में क्या देना है, n+1, तो क्या बन जाएगा 1/4
बाय 4, ये जो इनपुट है r कह लो, इसको n कह लो, बात एक ही है। इसमें आपने क्या देना है, हमें n प्लस का 1 देना है, आगे माइनस का 3 एज इट इज का एज इट इज। इसको आप सिंप्लीफाई करवा लीजिए तो क्या बन जाएगी आपके पास एफ आर की वैल्यू। अच्छा, इस वाली इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए, चलो इक्वेशन नंबर 2 कह ले, 1 कह ले, बात एक ही है। इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 1। तो अब क्या करना है हम लोगों ने, सिंपल इसमें वैल्यूज को प्लॉट करवा देना है। ओके, फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। सिंप्लीफाई करवाने पे देखो क्या बन जाएगा, इधर 1 का 1 एज इट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4n प्लस का 4 माइनस 3, तो 4n का 4n, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा प्लस का 1, 4 में से 3 के तो पॉजिटिव का 1 बचा। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। बेटा एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे 4n प्लस का 1 एज इट इज, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4n प्लस का 1 माइनस का 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली हमारे पास एफ आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, प्राइमरी फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4n डिवाइडेड बाय 4n प्लस के 1 के बराबर। इस वैल्यू को आपने उठा के क्या करना है, सिंपल इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर देना है, जो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है। इस वैल्यू को उठा के सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे प्लॉट करवा देंगे। तो आइए देखते हैं क्या बन जाएगा। सही है ना भाई, तो इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट करवा देंगे। क्योंकि मुझे बार बार ऊपर जाना पड़ेगा तो मैं काम करता हूँ, मैं इधर ही लाइन ड्रॉ करके इसको दिखा देता हूँ। ओके, तो सिंपल तरीके से क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट करवा देंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये रही। आप लोग नेक्स्ट लाइन पे कर रहे होगे क्योंकि आपको पेपर के ऊपर पूरी चीज दिख रही होगी, मगर चूंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स परेशान हो जाएंगे, बार बार ऊपर नीचे करूंगा, इसलिए मैं आपको सामने दिखा देता हूँ। तो देखो, सिग्मा इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4n माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4n प्लस का 1 एज इट इज, इक्वल टू के बाद देखो ये 1/4 का 1/4 एज इट इज। और हमने इस पूरे के पूरे समीशन की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लिया, सॉल्व कर लिया। किसके बराबर आई ये वैल्यू, 4n डिवाइडेड बाय 4n प्लस 1 के। किसके बराबर आई ये वैल्यू, आ गई फाइनली 4n डिवाइडेड बाय 4n प्लस के 1 के बराबर। तो इस 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल आउट। तो फाइनली 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 हमारे पास समीशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 4n माइनस का 3 इंटू 4n प्लस के 1 की वैल्यू किसके बराबर आ रही होगी, n डिवाइडेड बाय 4n प्लस 1 के बराबर आ रही होगी। तो ये फाइनली आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए अब इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले की बात है। देखो सबसे आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। डिटेल के अंदर ये क्वेश्चन 7 नंबर के लिए हर साल इंपॉर्टेंट है, हर साल के लिए क्वेश्चन 7 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन चारों में से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने आज की क्लास में सॉल्व करा। देखो एक बात ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बाकी क्वेश्चंस को आप 5 दफा प्रैक्टिस कर रहे हो तो इन क्वेश्चंस की आपने 10 दफा प्रैक्टिस करनी है। और इन चार में से भी जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, इनकी प्रैक्टिस कम से कम 20 दफा करनी है आप लोगों ने। तो आज का होमवर्क क्या है, एटलीस्ट 20 दफा इनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, इनके कॉन्सेप्ट को समझना है, क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है। तो भाई लास्ट में दफा जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ कि भाई इन क्वेश्चंस की पहचान सिंपल तरीके से पहचानने के बाद आप इंडिविजुअल सीरीज को आप सबसे पहले फाइंड आउट करोगे। इंडिविजुअल सीरीज को जब फाइंड आउट कर लोगे तो आप जनरल सीरीज अपनी उसकी जनरल टर्म को फॉर्म कर लोगे। जनरल टर्म फॉर्म करने के बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड के ऊपर जाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करवाते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन करवाने के बाद सिंपल तरीके से समीशन को अप्लाई करते हैं। समीशन को अप्लाई करवाने के बाद ये जो पूरा मेथड है, ये मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड के ऊपर आप क्या करवाते हो, आपकी जितनी भी टर्म्स होती हैं, 2 या 2 से अधिक टर्म्स, उनके ऊपर सिंपल तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करवाते हैं, यानी कि फंक्शन ऑफ आर, प्राइमरी फंक्शन आर इज इक्वल टू एफ फंक्शन 1 इंटू माइनस का एफ फंक्शन n प्लस 1। और सिंपल तरीके से प्राइमरी फंक्शन के ऊपर बारी बारी फिर 1 और n प्लस 1 की वैल्यूज को प्लॉट करवा के सिंप्लीफाई करवा के एफ आर की वैल्यू निकालते हैं, उसको वापस इक्वेशन 1 में प्लॉट करवाते हैं, आपका फाइनली पूरे के पूरे क्वेश्चन का सम आ जाता है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताइएगा कि आपको ये बात क्लियर होती है, कि आपको ये बात समझ में आती है। देखो मैं चाहता मैं भी 18 मिनट की, 10 मिनट की, 20 मिनट की वीडियो बना लेता एक एक क्वेश्चन के ऊपर, मगर चूंकि ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने डिटेल के अंदर डेप्थ में ले जाके आपको सारी बातें सिखाई हैं, सारी बातें समझाई हैं। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। अब मैं आपकी कमेंट्स का मुंतजर रहूंगा कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको ये बात क्लियर होती है तमाम स्टूडेंट्स को या नहीं होती है। तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लाजमी बात बतानी है। साथ में एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैंने पहले भी करी थी कि भाई आपके कॉलेजेस में अगर पीडीएम्स हो रहे हैं तो लाजमी मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मेरा बेटा उन पीडीएम्स को शेयर करते रहे, ताकि मैं उनके एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूं, क्योंकि वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी तैयारी साथ साथ आप लोगों ने करनी है एमसीक्यूज की। तो वो चीज भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूंगा। तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले मुझे जवाब देना है कि आपको ये पूरी क्वेश्चन समझ में आया, कि आपको ये बात सारी पल्ले पड़ी, समझ में आई। अगर तो आई तो अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से लाजमी लिंक को शेयर करिएगा, उन्हें बताइएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने कॉलेजेस के जो भी आपके प्रीलिम्स हो रहे हैं उनके अंदर मैथ्स के प्रीलिम्स को स्पेशली तौर के ऊपर मुझे लाजमी शेयर करिएगा, ताकि मैं उसके ऊपर एमसीक्यूज की वीडियोस बना सकूं। तो यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।